सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट आमना कटाना। नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अपने तज्ज़िये पेश करेंगे। जनाब, एक हफ़्ते में हमने जो सियासी हलचल देखी उसमें चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही थी, इसी सिलसिले में हमने देखा कि जलसा भी किया गया और उसमें अवाम की खासी कम तादाद दिखाई दी और उसकी वजह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी एक काफ़ी तनकीद का सामना रहा मुस्लिम लीग नून को। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया अगले जलसे के लिए, अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए, वो वहाँ पर आए। उसके बाद एक और वीडियो हमारे सामने जनाब आती है जब वो गाड़ी में होते हैं बुलेट प्रूफ और वहाँ पर अवाम की जानिब से जो एक धावा बोला जाता है, नारेबाजी की जाती है। उसके बाद एक तशवीश भी पाई जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी आने से पहले एक मेडिकल रिपोर्ट फिर आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सामने रखी है। वो ये बता रही है रिपोर्ट कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। अब उनकी जो डॉक्टर्स हैं, ज़ाती मुआलिज हैं, उनकी क्लियरेंस से मशरूत है उनकी वापसी। यानी एक और चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या अब वतन वापस आ भी रहे हैं 21 अक्टूबर को या नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो उनके नाकिद हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये कानूनी पहलुओं से शायद रिलीफ लेने का एक टैक्टिक होगा। इस पर हमारे तज्जिया निगारों की क्या राय है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी। मैं आमिर ज़िया साहब से आगाज़ करूँगी। साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर की जो तारीख थी, आपको लगता है कि ये जो अब एक मेडिकल रिपोर्ट वाला भी सामने आ गया? असल खबर तो आपको पता है कि सिर्फ हमारे नज़ीर लगारी साहब के पास होती है। नहीं, मैं चाह रही आप ना बड़े दिनों बाद हमारे शो का हिस्सा, मैंने सोचा आज आपसे स्टार्ट करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नवाज शरीफ साहब के दिल में खदशात बेतहाशा होंगे, उनके जो चाहने वाले उनके दिलों में भी बहुत होंगे, लेकिन अगर वो अब नहीं आते तो फिर उनकी सियासत में वापसी जो है वो नामुमकिन हो सकती है। इस वक्त उनको उसी तरह का जुआ खेलना है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2007 में खेला था। उस जुए के नतीजे में हमने ये देखा था कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं जिस तरह से एक दहशतगर्दी का शिकार हुई थी, बल्कि पहले ही जिस दिन आई थी उस दिन भी हुआ था अक्टूबर में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जिस सानहे में उनकी जान गई। तो ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब को उस तरह के खदशात तो नहीं है कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उनकी सियासत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। वो ख़तरात क्या हो सकते हैं जी? मतलब एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका है और यहाँ पे लोगों का जो रवैया है और लोग जो हैं, आज का जो नौजवान है जो 35 साल से जिसकी कम उम्र है, वो उन सीनियर सियासतदानों से रिलेट नहीं कर पा रहा। और फिर यहाँ पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मौरूसी सियासत के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। वो के भी हो रहेगी, लेकिन मतलब ये भी उनका एक है। फिर उसके बाद है कि नवाज शरीफ साहब, बेशक उनकी पार्टी कहती है कि जी उनको बड़ा गलत सज़ा दी गई, लेकिन अवामी जो परसेप्शन है उसकी नज़र में लोग समझते हैं कि जी इन्होंने मतलब है जिस तरह की अपनी सियासत को इस्तेमाल किया अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, वो चीज़ लोगों के जहनों में पुख्ता है और पुख्ता तर होती गई है। फिर जो करप्शन के केसेस हैं, फिर वो मफरूर भी हैं और वो सज़ा याफ्ता भी हैं। तो उनकी जो वापसी का सफ़र होगा वो कोई आसान नहीं होगा। तो ज़ाहिर है कि वो भी एक जुआ खेल रहे हैं और अपने हिसाब से बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। उनका जो है वो ज़ाहिर है कि वो जेल जाना पसंद नहीं करेंगे उस उम्र में। माशाल्लाह 71-72 बरस के हो गए, लगाई साहब सही करेंगे मुझे उनकी उम्र के बारे में। मगर जो आपने मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी वो रिलीफ हासिल करना, दो चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि उनको सरेंडर करना है और वो जेल नहीं जाना चाहते, तो हो सकता है कि वो कहें जी अस्पताल को सब जेल करार दे दें, जाती उम्रा को सब जेल करार दे दें, किसी और महल को उनके लिए सब जेल करार दे के कहा जाए जी आप यहाँ पर जो है आराम से रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मगर ज़ाहिर है कि जब आप 71 वर्ष के होते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। हम लोग मतलब है, मैं भी मुझ समेत हम लोग तो जवान नहीं हो रहे, आने से 2 दिन पहले कुछ हो जाए और फिर कहें कि जी नहीं। अब वो देखिए, मैं फिर कहूँगा जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि जी वो आ रहे हैं, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जमात की और खुद उनकी और उनके खानदान की क्या क्रेडिबिलिटी कि वो कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो मसला उनकी क्रेडिबिलिटी का भी है। बिल्कुल, हालांकि मैं समझता हूँ आएंगे, जमानत में तो शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ कि आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। उनका अपना वतन है, वो बहादुर क्या सियासतदानों की तरह जेल का सामना करें, मुकदमात का सामना करें, खतरों से खेलें जिस तरह लोगों ने खेला है, बेनज़ीर साहिबा ने खेला है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में है, वो भी उन्होंने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। तो नवाज शरीफ साहब भी आज
जाए, लेकिन उनके लिए जेल बड़ी सहल होगी। पहले भी वो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा वो फिसल जाते हैं जेल से, और वो मुशर्रफ साहब की जेल से फिसल गए थे, वो फिर इमरान खान की जेल से फिसल के बाहर चले गए थे। तो वो बड़े मतलब आर्टफुल टेक्टफुल आदमी है माशाल्लाह। तो जनाब लगारी साहब बताएंगे। अब ये जिस तरह से 4 साल में तो हम प्लेटलेट्स और ये सारे तज़किरा भूल ही गए थे, क्योंकि वो ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही थी। अब जैसी तारीख आई है, रिपोर्ट भी आ गई है, दिल का अर्जा भी जाग चुका है, ये वापस आ भी रहे हैं। आप समझते हैं, वो तो कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, लेकिन सेकंड थॉट्स तो नहीं आ गई माइंड में कि कुछ रिपोर्ट को तो एक बेयकीनी रिपोर्ट को आप अहमियत नहीं दे रही थी। पहले रिपोर्टें आती रही हैं और जमा होती रही हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकायदा रेगुलरली, तवातुर से ही आती रही हैं और यहाँ पहुँचती रही हैं। अब भी ये तवातुर वाली है, आखिरी रिपोर्ट आई है आपके पास कि जिसमें ये बताया गया कि अब दिल का अर्जा भी है। पुराना है ये तो, यकीनन पुराना ही होगा। और नहीं मतलब लाइफस्टाइल का मसला ये होता है बाद दफ़ा कि इस जगह पर पहुंचकर इस उम्र में इस क्लास में ये बीमारियां होती हैं, बिलअमूम ऐसा होता है। इसलिए कि भाग दौड़ वाला काम, लेबर वाला काम, हिलने जुलने वाला काम शायद इस तरह का काम नहीं होता है। एक आम आदमी करता है। मैंने देखा है कि देहात के अंदर जो लोग होते हैं, हालांकि उनकी ग़िज़ा कोई अच्छी नहीं होती है और बहुत ही ऐसी ग़िज़ा जो इनहाइजीनिक होती है वो लेते हैं, उसके बावजूद भी वो भाग दौड़ रहे होते हैं। लेकिन मियाँ साहब को जो आर्ज़े हैं उनकी उम्र की वजह से और उनकी वैसी लाइफस्टाइल की वजह से है कि जो ज़ाहिर जिसमें आसूदगी ज़्यादा है। तो लेकिन खैर आमिर साहब जब ये कह चुके हैं कि वो आ रहे हैं तो मुझे भी मानना चाहिए आ रहे हैं। अच्छा। और मैं उनकी तायद करूँगा कि आ रहे हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं, ना वो पार्टी कर रही है ना ये ख़ुद कर रहे हैं कि वो जब आएंगे तो क्या होगी, सूरत हाल क्या होगी। देखें बात ये है कि बेनज़ीर भुट्टो और ये एक जैसी एग्जाम्पल नहीं है, वो बिल्कुल जुदा मामला है। यहाँ से दोनों बार मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सज़ा के बाद गए थे, सज़ा मौजूद थी, सज़ा को ख़त्म नहीं किया गया था, सज़ा के होते हुए गए दोनों बार। बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जब वापस आए तो भी सज़ा मौजूद थी, लेकिन दोनों बार कोई चमत्कार हो गई थी। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उस सज़ा को उस पर अमल दरामद कर सके। नहीं, वो नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो का जब वो आई हैं उससे पहले उन्होंने एक तवील नज़्म लिखी थी जो किताब शाये हुई अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी। सही। और उसमें वो तड़प मौजूद थी कि मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे वापस लारकाना आना है, अल-मुर्तज़ा में आना है, नौ डेरों में आना है, गली खुदाबख्श में आना है, उस कब्रिस्तान में आना है, उस कब्रिस्तान में जाना है मुझे। ये मौजूद था। जब वो मिली हैं हमसे तो कहा था कि मेरी लाइफ ख़तरे में है, ये कहा था उन्होंने। और आखिरी मुलाकात में जो लोग मौजूद थे उनमें से मैं मौजूद था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे स्पेयर नहीं किया जाएगा। सही। ये बात उनके सामने थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि सिस्टम जिन लोगों को जिस तरह से लेकर चलता है कभी भी नहीं होगा। मैं आपको एक बात और भी कहता हूं, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल में, उनकी ज़िंदगी को कभी भी कोई ख़तरा लाहक नहीं हो सकता है, अगरचे उन्होंने बहुत कहा है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन इस सिस्टम से नहीं हो सकता है। सही। किसी भी बीमारी, आज़ारी, तकलीफ, दुख से कुछ भी हो, दूसरी बात है वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और जब भी आती हैं वो आ जाती है, लेकिन नहीं होता है। ये कोई चीज़ पड़ी होती है ना, इसको कहते हैं दाश्ता, यानी ये जो पड़ी हुई है आयत बकार, कभी ना कभी काम आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो है कभी ना कभी काम आ जाती हैं, उनको ग़ज़ाए नहीं किया जाते हैं, इनके तजुर्बात भी हो चुके होते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हो चुका है। मियाँ नवाज शरीफ आए गए और उसके बाद जो है वो वापस आए, और वापस आने के बाद कोर्ट ने टाइम बार वो जो अपील है वो सुनी और टाइम बार एप्लीकेशन ली, उसकी अपील का अगर वक्त गुजर जाए तो कोई भी किसी की भी अपील का वो नहीं होता है। यानी ये तो मामला ऐसा था कि जिसमें सज़ा होने के बाद तो उन्हें जाने की चली गए ना, वो चले गए, सज़ा मौजूद है। लेकिन वो सिर्फ सिंध हाई कोर्ट 4 हफ्ते का था ना। नहीं। आप पुरानी, जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे चुकी थी। आमिर साहब तो उस वक्त बिल्कुल कोर्ट में जाकर उनसे बिल्कुल साथ में खड़े होकर बात करते थे ना। तो
अब जब उनको सज़ा हो चुकी थी तो वापसी पर तो सीधा वो गए और टाइम बार उनकी अपील ले ली गई और अपील लेने के बाद उसकी समाअत हुई, समाअत होने के बाद उनको बरी कर दिया गया और चले गए। फिर इलेक्शन लड़े, फिर वज़ीर आज़म हो गए। सही। देखिए अब की बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब की बार भी वो जेल से गए हैं। अभी हमारे सामने सर अब मंजरनामा बदल गया ना, जेल से तो वो गए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है आमिर ज़िया साहब, अभी जो जलसा हुआ है वो भी आपके सामने है। वो हम सब देख रहे थे कि वो कितना बड़ा जलसा था। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब जब गाड़ी से निकल रहे हैं, वो सारी मामला देख के हो सकता है कि इस बार उनके अंदर वो तड़प इसलिए पैदा नहीं हो रही, जैसे वो कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो में तड़प थी वापस आने की, तो मियाँ साहब के अंदर तड़प इसलिए नहीं पैदा हो रही, दोनों शख्सियतों का बड़ा फर्क है। ना हो गए हो। एक तो बात है जो मिलगाई साहब की बात की तायीद करूंगा, दोनों शख्सियतों का बहुत फर्क है और उसमें कोई वाकई उसमें पैरेलल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। और मैंने भी यही अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा नहीं है, उन्हें खतरा जो है उनकी सियासत को, उनकी मौरूसी सियासत को खतरा है। उसमें बहुत आपने दो अहम नुकात निकाले। देखिए लोगों में जो मैंने कहा कि पाकिस्तान आगे चला गया है और लोग इनसे एसोसिएट नहीं करते, उसमें यह बात भी है कि 16 माह की इनकी जो पार्टी की कारकर्दगी है इंतहाई नाक़िस है। लोगों के ऊपर माशी बोझ बहुत है, लोगों में गुस्सा बहुत है। फिर लोग जो है मतलब है कि 30 साल से लोग सुन रहे हैं, कम से कम 35 साल से, कि जी सियासत को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने कारोबार को वसअत देने के लिए। फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को, तो लोगों के इनग्रेन हुआ हुआ है। अभी कहते रहे कि जी अदालत ने ज्यादती की और वो पनामा नहीं था और जी हम तो बड़े ईमानदार हैं और हमसे बड़ा ईमानदार खानदान को दोबारा वही बातें कर रहे हैं एक कामा और इस पे तो हाँ, कि हो सकता है कि बहुत ईमानदार हो सकता है ये मतलब दूध के धुले हुए हों, लेकिन क्या किया जाए कि अगर आप लेके निकले माइक और लोगों से बात करना शुरू करें, कराची में, लाहौर में, किसी छोटे शहर में, कहीं चले जाएं बड़े शहर में, तो लोग अगर आप कहेंगे कितने ईमानदार हैं तो लोग मुस्कुराएंगे, अगर हंसेंगे नहीं तो, या बाद लोग गुस्से में आके कुछ कह देंगे। तो ये जो इनके ऊपर बोझ है, भी तो इन पे बोझ है ये। और वो जो आपने बिल्कुल कहा ना कि लोग, अच्छा उस पर लोगों ने तनकीद नहीं की इनके जलसे में कम आए। कराची की ज़बान में कहते हैं कि फुल्का उड़ाया, कि वो गली को भी नहीं भर सके थे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फुल्का उड़ाया तो उसमें तनकीद किया, भाई लोग नहीं आए। और लोगों ने देखा शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में जा सकते हैं अवाम के अंदर, नवाज शरीफ साहब अवाम में जा सकते हैं, कराची के गली कूचों में आएंगे ये बात करने के लिए? नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनका, अब मुझे आज मैं किसी से बात इस्लामाबाद में करा, बहुत ही मोतबर सहाफ़ी, कहते हैं उनको तो खतरा ये कि वो ग्वाल मंडी अपने हल्के में कहीं ना हार जाएं, जो इस वक्त लैक ऑफ गैर, जितने गैर मकबूल हो चुके हैं ये लोग। सही। और उसकी वजह यही है कि जो इन्होंने माजी में किया और जिस उनको माजी में जो कुछ किया उसका जो आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है, इंक्लूडिंग द एनर्जी क्राइसिस, ये जो आप बिजली के इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं, उनके जिम्मेदार कौन है? उसका सेहरा हम किसको पहनाएं? नवाज शरीफ साहब को पहनाएंगे ना, और तो किसी को नहीं पहनाएंगे, क्योंकि उनके दौर में सब कुछ हुआ। तो लेकिन वो ईमानदार हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही शगुफ्तगी से बात करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, हम सब तस्लीम करते हैं। लेकिन अवाम को ये बात समझाना जरा सा, आमना साहिबा, जरा सा मुश्किल काम है। मुझे कर्ब से गुजर रही है, जिस तकलीफ से गुजर रही है, जो महंगाई का आलम है, इसी वजह से तो नज़ीर लगारी साहब जब ये शहबाज शरीफ साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैठे तो मुश्किल हो गया उनके लिए जवाब देना, जब सहाफ़ी ने ये सवाल उठाया कि मरियम साहिबा ने तो आपकी 16 माह की कारकर्दगी का जिक्र ही नहीं किया आपने उस जलसे में। शानदार कारकर्दगी बोला करें, बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। वो इसहाक डार साहब उस पर छलांगे मारते हैं, और उन्होंने ये भी किया, मतलब है उन्होंने ये भी बात की तक इफराते ज़र लेकर के, कितना बड़ा कारनामा था, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा था। लेकिन आप डॉलर को उन्होंने हमारे सर पे चढ़ा दिया, मतलब क्या नहीं किया, बिजली की कीमतें आसमान पे चली गई। मुबारक हो। अब इस माहौल में मुझसे आप ये तवक्को करेंगे कि मैं इसका काउंटर नैरेटिव जो है वो काउंटर देना पड़ेगा। मैं तो तारीफ करूं, मैं तो मुसलसल तारीफ करूं, ये फैक्ट्स हैं, ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो हम सब मानते हैं। अच्छा, ये जब जिक्र किया उनसे कि आपकी तो 16 माह की कारकर्दगी का जिक्र ही नहीं हुआ, मरियम नवाज ने खिताब में किया ही नहीं। फिर दूसरा सवाल साथ ही सहाफ़ी ने पूछा, बड़े उन्होंने बोल्ड किस्म के क्वेश्चंस उठाए हैं, और एक उन्होंने कहा कि आपको और हमजा शहबाज को बरियत जिस जज की जानिब से मिली, आपने फ़ौरन उनको अपनी काबीना का हिस्सा बना लिया। तो उस पर वो खामोश हो गए, उन्होंने कहा प्रोवोक करने की कोशिश कर लें, लेकिन मैं प्रोवोक नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब का ये जवाब, मैं ट्रैप नहीं हूँ, जाल में नहीं फंसूंगा मैं, बहुत मतलब जीरक सियासतदान नहीं, वो जीरक सियासतदान है, वो जाल में नहीं फंसते हैं, वो जाल बुनते हैं, वो बनाते हैं माशाल्लाह। और वो जो हैं वो अपने आप को जो समझते हैं, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, ना उनका कोई बयानिया बन रहा है, ना उनकी दिफा में कोई कहना भी चाहे तो कुछ कह रहा है। सही। तो उसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा उनके दौर में हुआ, उन्होंने किया। मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ नवाज शरीफ ने किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर एक नेटवर्क, रोड नेटवर्क दिया आपको,
ठीक है, एक आलमी तकाजा था उस वक्त, दुनिया भर में ये डेवलपमेंट्स हो रही थी कि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसमें यह भी हुआ कि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन सिस्टम बना है, लेकिन जो कुछ बहुत गलत हुआ है वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन हमारे यहाँ जो बयानियाँ बनाने का एक मशीनरी है, एक मैकेनिज़्म है, वो भी अपना काम करता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद भी अपने लिए मसाइल पैदा करते रहे हैं। ऐसा नहीं है ये अगर इक़्तिदार मिल गया तो फिर ज़रूरत क्या है कि आप उन जगहों पर जाकर खेलें जिन जगहों पर जाने पर यकीनन आप आउट हो सकते हैं। ये खिलाड़ी कम अज़ कम उसको तो समझना चाहिए, वो खिलाड़ी नहीं समझे जो 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 इस वक्त जेल में। दोनों खिलाड़ी नहीं समझे, क्रिकेटर तो नवाज शरीफ साहब भी थे ना। अरे मुझे एक चीज़ कहने दें, ये जो उनको बड़ा उनके सर पे सेहरा सजाया जाता है कि उन्होंने रोड नेटवर्क बनाया। पहली जो मोटरवे बनी वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान बनी ना। अच्छा, हमेशा जो रोड्स बनती हैं वो हमेशा कभी कहते हैं सरहद के पास बनती है, यहाँ से आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही होती, समझ में आती है कि कराची से हैदराबाद बनती, मतलब आप एग्जिट पॉइंट पे बनाते हैं ना, या आप अफगानिस्तान की सरहद पे बनाते हैं, ईरान की ना। इस कहीं मतलब है ये ईरान सॉरी इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान क्या कारोबार होता है हमें नहीं पता। के लिए हुआ था वो अपनी बड़ी गाड़ी दौड़ानी रोड ये है, अपनी बड़ी गाड़ी दौड़ानी थी, उनका शौक था उस जमाने के साहब भी बताते थे, कहते बड़ी चंगी गाड़ी है, वो कहते हैं इसकी सोनी आवाज सुने आप। और कर्जे लेकर डेवलपमेंट नहीं होती, अगर कोई बोझ उठाया उसका हमने बोझ उठाया। बात ये कि उन्होंने तो लेना सर मैं कहा अब भी अगर कोई रोड एक्टिव है ट्रेड के लिए, बेशक ट्रांजिट ट्रेड के लिए एक्टिव है, तो यही रोड एक्टिव है। आपके पास और कौन सा रोड है जो एक्टिव है? ट्रांजिट ट्रेड के लिए इंडिया से ट्रक कंटेनर भरे हुए आते हैं और वहाँ जाकर तोरखम पर खाली होते हैं और फिर वापस खाली चले आते हैं। तो ये वहाँ पर एक सूरत हाल है। रोड इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए आप कहना चाहते हैं? तो ये रोड हमारी अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करना था। हमारी इंडस्ट्री कराची में एक्सपोर्ट कराची से होती है, बलूचिस्तान से होती है। आप कह रहे हैं वो खामखा बनाई, मैं ये बता रहा हूँ कि गलत वक्त पे बनाई, टाइमिंग गलत थी, कर्जा लेके डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर ये उसका बोझ हम आज तक उतारे, अगर ये हो तो खैर चल आगे बढ़ते हैं। रोड तो मुझे भी अच्छी लगती है, मैंने भी गाड़ी चलाई, लेकिन आई लाइक योर एनर्जी टुडे, क्योंकि आप वापस आए छुट्टियों के बाद एक इंसान हशाश मिशाश आते हैं। मैं थका हुआ है ना, लगाई साहब ने इतना मुझे दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया, इतना डांटा है इन्होंने मुझे कि मैं क्या बताऊं आपको। जी आज आपने उनको काउंटर किए क्वेश्चंस और इस तरह से चीज़ें जो चल रही हैं अभी। जनाब, जिस तरह से हमने देखा कि लंदन में एक मुलाकात भी हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आजकल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जीनत भी बने हुए हैं और उनके हवाले से खबरें भी ये हैं कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर मिलकर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब आमिर ज़िया साहब, ये जो पार्टी एक नई बनने जा रही है, इतनी पार्टीज ऑलरेडी एक सियासत में हमारी मौजूद हैं, ये पार्टी बन जाएगी और इसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मतलब ये पार्टी बन रही है, पार्टी बन रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में माशाल्लाह 172 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं। अभी हालिया चंद दिनों में 4 नई पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं। 168 हुआ करती थी, अब 172 हो गई। 4 नई जमातें कौन सी हैं? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मशहूर मारूफ, मतलब ज़बरदस्त पार्टी है। फिर तहरीक एहसास पाकिस्तान पार्टी, ये मुझे नहीं पता क्या है। पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी, इस पर मुझे मजदूर किसान पार्टी याद आती है फतेह अली खान की। और खादिमैन सिंध पार्टी। अच्छा, इसमें एक और का इजाफा हो जाए, 172 से 73 हो जाए। मेरा सवाल ये है कि वो नई पार्टी में क्या नया होगा? क्या प्रोग्राम नया होगा, क्या नजरिया नया होगा, क्या लोग नए होंगे, क्या उस पार्टी का तबकाती किरदार मुख्तलिफ होगा? लगाई साहब, ये सारे सवाल हैं। और अगर देखें, इस मुल्क को यकीनन एक अवाम दोस्त पार्टी की, ऐसी पार्टी की ज़रूरत है कि जिसमें मुतवस्सित तबका, निचले मुतवस्सित तबके के लोग, मजदूर, किसान, उनकी नुमाइंदगी हो, और वो सिर्फ जो है नारे लगाने के लिए और बड़ी गाड़ियों के पीछे भागने के लिए ना हो, बैनर बांधने के लिए ना हो, जलील को ख्वार होने के लिए ना हो, बल्कि उनकी अपनी आवाज़ हो उस पार्टी में। तो ऐसी तो कोई पार्टी मुल्क में नहीं है। तो अगर कोई वाकई हकीकतन अवामी पार्टी बनती है कि जिसमें अशराफिया की जगह कुछ मतलब एक मजदूर, मेहनतकश लोग हों और उनकी आवाज़ भी सुनी जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता ये पार्टी कैसी बनेगी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है ना, उनकी समझ में आता है कि भाई जो भी पार्टी बने कम से कम उसमें लुटेरे ना हो। मतलब एक तो कच्चे के लुटेरे, हम बहुत परेशान रहते कच्चे के लुटेरों से ना। अब कुछ पक्के के भी लुटेरे हैं जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क में भी रहते हैं, मुल्क से बाहर भी माशाल्लाह रहते हैं। तो उन लुटेरों से भी लोग बड़े आजिज आए हैं। बिल्कुल, तो खुदा करे जो पार्टी बने वो लुटेरों से पाक हो, कच्चे के भी पक्के के भी। तीनों के अगर तीनों शख्सियात को अगर देखा जाए, आपके जहन में क्या इमेज आता है, क्या खाका आता है कि अगर ये पार्टी बनती है,
ये वाकई अवाम का जो हकीकी दर्द है, जो मसाइल हैं, उनको एड्रेस कर पाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि जो कुछ भी बन रहा है उसका क्या पस मंज़र है, कौन बना रहा है। एक फैक्ट्री है जहाँ पार्टियाँ बनती हैं, तो उस फैक्ट्री में बन रही है, किसी और फैक्ट्री में बन रही है, हमें नहीं मालूम है कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। अवाम की ताकत का मुझे अंदाज़ा है। यहाँ जो अवाम बिल्कुल बेताब होकर पार्टी बना रहे हैं, मुझे इसका भी अंदाज़ा है। शॉर्टली मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप कर लें ब्रेक, मुझे क्या है 0 + 0 + 0 जो आपने नाम लिए हैं वो = 0, कुछ भी नहीं होगा। वो क्या वो अपनी सीट, मरी वाली सीट जीत गए थे? मुस्तफा नवाज खोखर कोई अपनी सीट जीत सकते हैं? मुफ्ती इस्माइल कराची से कोई सीट जीत सकते हैं? खामखा की बातें हैं सर। अब नजरियात उनके कुछ बदले नजरियात कुछ भी हों, क्या उसमें मौजे आ जाएंगे? चलें, शख्सियत बदल जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आप इसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा जो सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, वो भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह से वो जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बार बार बात की जा रही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जी उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं आती क्योंकि उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन वहीं से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा उस्मान डार साहब वो सामने आते हैं कुछ गुमशुदगी के बाद। लापता थे काफ़ी दिनों के लिए, और जब वो वापस आए तो एक प्रोग्राम का हिस्सा बने, और उस प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी उस्मान डार साहब ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें उनका बड़ा अहम किरदार था। और उन्होंने ये कहा कि जो साबिक वज़ीर आज़म है वो ऐसे हल्के जो उनके लोग मौजूद थे, उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो उकसा रहे थे, रियासत मुखालिफ के एजेंडे के लिए लेकर आ रहे थे, उनको ज़्यादा सुनते थे। अब उनके इस तरह के बयान सामने आए और उन्होंने साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को खैरबाद भी कह दिया है। अब इसकी रेलेवेंस क्या है सारे सिनेरियो में, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है और उससे पहले भी कई लोग खैरबाद कह चुके हैं पार्टी को, और कुछ रूपोश हैं। तो नज़ीर लगारी साहब, अभी ये जो उस्मान डार ने इंकशाफात किए हैं, आप समझते हैं इनकी कुछ रेलेवेंस है? जब एक शख्स लापता हो उसके बाद वो एकदम से अपेयर होते हैं ऑन स्क्रीन और फिर आके ये बयानात, तो कितने मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? लोग लापता होते हैं, लोग रूपोशी में जाते हैं। जनरल व्याह के मार्शल में मैं कह सकता हूँ कई दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ रहकर रूपोशी काटी थी। अब भी मैं उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बड़े लोग थे, उन्होंने रूपोशी काटी इसलिए कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। उस्मान डार भी उस सफ़ में तो थे ना कि जिनको रूपोश रहना था, जब तक कि वो अपने आप को एक पूरा दिमाग अच्छा वो रूपोश को हुए थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ सही, ये हो सकता है ठीक कि वो रूपोश रहे हों। हो सकता है कि वो लापता का मतलब ये होता है कि इल्ज़ाम डायरेक्ट जाता है इस तरह से, जैसे बलूचिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं कि जी फलां लोग फलां एजेंसी के लोग। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट कर दूँ, यहाँ पे जो अभी सूबाई वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने उनकी जो कहा था इस बात की कि उनको अरेस्ट किया गया कराची से, ये उनका ऑन रिकॉर्ड है बयान। अच्छा, फिर उसके बाद वो जिम्मेदार हैं इस बात के कि वो कहें कि जनाब हाँ हमारे पास उन्होंने कोई उसके बाद मज़ीद कोई बात बताई हो, कोई और तफसील बताई हो, तो हम उसको जोड़ देना उसके साथ जो कुछ उन्होंने जाकर अपने इंटरव्यू में कहा। एक जगह पर खुद गए और ख़ुद जाकर इंटरव्यू किया उन चीज़ें मिलाने के लिए। फिर हम जाकर पूछें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से कि जनाब आप बताएं, आप तो ये कह रहे थे और वो ये कह रहे हैं। तो इस चीज़ों को मिलाने के लिए कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। उनके अपनी सोर्स ज़ाहिर इदारे होंगे, क्या उनको किसी ने कंफर्म किया? पुलिस ने, किसी इंस्पेक्टर ने, किसी DIG ने, किसी IG ने, किसी ने कंफर्म किया है उनको, तो उसको वो कोड करें और हमें बताएं। हम तो फिर एक नया केस बनता है ना उस तरह से कि हुकूमत मान रही है कि वो गिरफ्तार हैं और फिर जो है वो बिल्कुल आराम से निकल कर एक एंकर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी मेरा इंटरव्यू लिया जाए। तो दो सूरतें मुख्तलिफ हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, इस बात क्या कम अज़ कम आप मान लें, मुझसे बाद में कोई लड़ाई ना करे कि बात यह है कि जो गलती है वो गलती है जी। ये सब कुछ 9 मई का नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो गलत था। ये अब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या ये मुमकिन है कोई इतनी बड़ी इनकलाबी पार्टी बनाए? भाई अब जो इनकलाब करते रहे वो वहीं से उठ कर आते थे, जहाँ जिनके खिलाफ इनकलाब की बात करते थे वहीं से उठ कर आते थे और वही उनको कुछ ना कुछ नारे भी दे देते थे।
वही उनके साथ नारे लेकर आते हैं। अब तक जितने भी लोग आए हैं, मैंने अभी कहा ना कि एक जगह पर फैक्ट्री है जहाँ पर कंपनियाँ बनाई जाती हैं, पार्टियाँ बनाई जाती हैं, तो वहाँ से नारे भी लेकर आते थे। ये कोई इनकलाबी पार्टी थी, किसी ने मैं उस दिन भी यही कह रहा था, कोई व्लादिमीर लेनिन की पार्टी नहीं थी, ये अपना माओजेतों की पार्टी नहीं थी, ये हो ची मिन्ह की पार्टी नहीं थी भाई। ये आम जिसकी मिडिल क्लास की मुंतशिर किस्म की पार्टी, लोग जो मुख्तलिफ आरा लोग होते हैं उनकी कोई यकजहती भी नहीं होती है, इस तरह की पार्टी। टावरे लोग होते हैं, फांसी घाट में जाकर वही कह रहे होते हैं जो बाहर जाकर कह रहे होते हैं। इनमें से कौन सा आदमी था? सारे के सारे जो हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और छोड़ें आप, असद उमर ने कहा कि ये जो कुछ हुआ है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ठीक है यार। लेकिन दूसरी जानिब वो भी तो बयानात सामने आ रहे हैं ना, बयान हल्फी दे रहे हैं लोग, कुरान पाक पे हल्फ उठाकर कह रहे हैं कि जी ये जो चीज़ें हैं 9 मई में हमें कुछ नहीं कहा गया था चेयरमैन की जानिब से कि आपने ये लाइन लेनी है। तो वो जेल में कह रहे हैं? नहीं, लेकिन वो नहीं वो जेल में अगर पार्टी की एक साइड ये तो ये कह रहा हूँ मैं कि क्या वो जेल में रहकर कह रहे हैं? अच्छा फ़र्ज़ करें उनमें से कोई एक आ जाए और वहाँ से वो होकर आ जाए, फिर भी यही कहता हुआ आएगा? भाई नहीं है ये सूरत हाल। पार्टी इनकलाबी नहीं है, आप बस वो काटर थोड़ी है कि जो इनकलाब के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कट मरूंगा, नहीं होने से वो न दूंगा। मैं अब भी ये कहता हूँ कि उन्हें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए भाई। ठीक है, आपको जाकर जितने भी रियासत ताकत के मराकज़ हैं उनके साथ इंगेज होना चाहिए। मौका परस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जाते हैं मौका परस्ती के लिए, जाकर करते हैं जनाब मुझे बादशाह बना दीजिएगा मैं हाजिर हूँ, मुझे वज़ीर आज़म बना दीजिएगा मैं हाजिर हूँ, मैं कोई भी खिदमत बजा लाऊंगा, इसलिए नहीं जाएं। आपको स्पेस लेनी है अपने लिए कि सांस ले सकें, और लोगों के लिए कि वो सांस ले सकें, और अपनी पार्टी के लिए कि वो ऑर्गेनाइज हो सके, तो आप करते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक जानिब उस्मान डार का बयान, दूसरी जानिब महमूद मौलवी साहब, आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। उन्होंने, आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये बात भी की थी, तब मैंने उन्हें ये बोला था कि आप उस वक्त बात करते जब 9 मई प्लान होने वाला था, आप उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, लेकिन अब दोबारा वो फिर वही बात कर रहे हैं कि जी प्लानिंग हुई और इंतशार फसाद बर्पा करने के लिए उस ग्रुप को ज़्यादा सुना जाता था। दो बातों में मेरे ख्याल में इत्तेफाक राय है, कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दो बातों में इत्तेफाक राय है। मैं ये वाकयाती किसने ये कहा उसने वो कहा उस पर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, दो चीज़ों के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है। एक तो कि 9 मई का वाकया जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो उसमें इमरान साहब के मुखालिफ हैं वो भी ये कहते हैं, और ख़ुद जो उनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी उनके लोग जैसे कि आप फरमा रही हैं वो भी कह रहे हैं। अब उसमें एक इल्ज़ाम आ रहा है कि जनाब मतलब है कि ये प्लान था या नहीं प्लान था, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में देखो बयानात के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। दोनों साइड से कि अदालत जो है वो क्या फैसला करती है इसके ऊपर ना, तो बाकी स्पेकुलेशन होगा, योर वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड होगा। तो मेरे ख्याल में हम इस चीज़ के ऊपर कि ठीक है अब तो मंजरनामा आगे इल्ज़ाम है, अब उनको फेस करना है, इस चीज़ का सामना करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट ऑफ लॉ जो फैसला करेगी वो ज़ाहिर पाकिस्तानी कबूल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं दोहराऊंगा कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, जैसे कि लगाई साहब ने फरमाया। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर हम ब्रॉडर बात करें कि मुल्क का सबसे मजबूत इदारा, मोतबर इदारा कौन सा है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान फ़ौज है, और उसके खिलाफ ज़ाहिर है कि जो एक हमारा ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पाकिस्तानी हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं, हर हालत में होते हैं। उसी तरह PTI के बारे में कहा जाता है कि जी एक मकबूल सियासी जमात है, बड़ी जो सियासी जमात है, राइट। तो असूली तौर पे जो मजबूत इदारा है और जो मकबूल जमात है, जैसे भी इन्होंने फरमाया कि रिकन्सिलिएशन, वो एक दूसरे के आमने सामने होना, वो मतलब है। और ज़ाहिर है कि रियासती इदारे जो होते हैं उनके नज़दीक तमाम सियासी जमातें बराबर होती हैं और होनी चाहिए और हैं भी। तो अब यहाँ पे जिन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया उसको तो आप वो डिफेंड नहीं कर सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में आप लड़े, उसके अंदर जो भी बात होनी है सामने साबित करके, वो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है ना, वो जिन्होंने मुकदमा कायम किया भी और जो फेस कर रहे हैं, तो वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि एक प्रेजुडिस मैटर है, वहाँ पे भी चल रहा है ये मामला। लेकिन यहाँ पर असल बात ये है कि जहाँ पर क्योंकि PTI बड़ी जमात है, उसका हर शख्स मुलविस नहीं है उस चीज़ में, तो क्या उनको स्पेस मिलेगा? जो मैं अगर बड़े मंजरनामे पे बात करूँ ना, तो वो एक हमारे लिए जो लोग रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं कि अगर अगले इंतखाबात को आपको नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना है तो उसमें आपको स्पेस देनी पड़ेगी उन लोगों को कि जो कानून को मतलूब नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ PTI पे बात नहीं कर रहा, फिर आप जहाँ पे आप पाबंदी लगा रहे हो, मैं तालियां बजाऊंगा उस बात पे कि जी किसी ने जुर्म का इर्तिकाब किया, आपने कहा जी ही इज़ नॉट फिट टू रन इन द इलेक्शंस, सही, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कन्विक्टेड हैं, जो लोग उन पे भी इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ उनके साथ भी बिल्कुल बराबरी का सलूक होना चाहिए। और जो लोग दोनों तरफ, बोथ साइड ऑफ द डिवाइड, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, मतलूब नहीं है,
उनको आप इलेक्शन लड़ने दें और उसमें जो जीते जिसको आवाम पसंद लगाए साहब, लेकिन होगा नहीं ऐसा। उसमें तो पार्टी चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, वो तो तीनों ही कह रहे हैं। मैंने क्या बात हुई, आप इस तरह तो नहीं करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इदारों पे शक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं होना ही चाहिए। आप ये तो अच्छा, ये तो आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की है कि सबको आने दें, मैदान में खेलने दें। देखिए ना, मौलाना सिर्फ अपने लिए अगर ये बना रहे हैं कि मेरा फेस बहुत अच्छा जाए, कि देखिए अपने मुखालिफ के लिए भी रियायत मांग रहा है, तो ये तो उनके लिए बेनिफिट की बात है। इस तरह की बात कल नवाज शरीफ भी करेंगे, हाँ ले आए भी उनको, और अगर ले आए तो बस जाकर कह रहे कि फौरन कहें मेरे वापसी का टिकट किधर है, वो लाओ उठाओ मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह की बात कर दूं मैं, देखिए जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि लोगों को इस पे होप नहीं, उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो अभी तक रिवायत रही है उसमें सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं। तो ये जिम्मेदारी है केयरटेकर गवर्नमेंट पे भी, हमारे जुडिशरी पे भी, इदारों पे भी जो तहकीकाती हैं कि उनका जो भी अकाउंटेबिलिटी का जो भी प्रोसेस है वो सबके लिए होना चाहिए। प्रूफ नहीं होता तब तक तो सबको एक एहसास लोगों में गालिब है जिसका इतराफ खुद जो पीडीएम की जमात के लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि जैसे आज मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अगर आपको मतलब है बिल्कुल अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिसने जुर्म किया आप सजा दें उसको, लेकिन जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको भी देनी चाहिए। ये ना हो, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि जनाब एक तरफ जो है सख्ती है और दूसरी तरफ मेहरबानी है। हम तो ये कह रहे हैं दोनों तरफ सख्ती हो, हम ये नहीं कह रहे कि मेहरबानी किसी तरफ हो, और हम कह रहे हैं ईमानदार लोग, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। सही। अच्छा, ईमानदार और अच्छे लोगों का कोई आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ है ना, हम नहीं कह सकते हैं। आप ये कहेंगे कि जिनके खिलाफ मुकदमात ना हो, हाँ, और मुकदमात झूठे बनते हैं जनाब। और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, इन अगर मुकदमात बने हुए तो जिन बंदे के रिहाई के लिए लोग बात कर रहे हैं उनके लिए तो 200 मुकदमात वैसे ही बने हुए हैं ना, पिछले दिनों बन गए थे। तो अब क्या ख्याल है कि जिन पर मुकदमात हैं हम उनको तो कहेंगे जी इनको तो बाहर ही निकाल दो, तो लोगों के ऊपर तो इस तरह के बेशुमार मुकदमा बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, अब आप कन्वेक्टेड की बात करें तो कन्वेक्टेड में से मियां नवाज शरीफ हैं कि वो कन्वेक्टेड हैं, आप कहें कि जी वो ना उनको नहीं आना। नैब की तहकीकात में मतलब नैब की तहकीकात का मतलब सजा नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। नैब की तहकीकात अपना नाम क्लियर करें। दुनिया की जमहूरियतों में ये होता है कि अगर आप पे इल्जाम लग गया तो आप खुद रिजाइन करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की जमहूरियतों में और बहुत ही मकबूल जमहूरियतों में ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है कि लोगों का नाम एक तस्वीर छप जाए, किसी तस्वीर को आप कहें कि अपने दोस्त के साथ बाग में वजीर सैर कर रहा है। मैंने खुद वो तस्वीर देखी। हाँ, वो उन्होंने कहा कि ये वजीर जो है सरकारी गाड़ी में अपने दोस्त को बिठाकर कैसे गया और जाकर वहां पर जो है, और एक लड़के के साथ है वो, हाँ। और उसके साथ क्यों गया, उसको बाकायदा उसको रिजाइन करना पड़ा कि भाई मैंने सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल। ठीक है लगारी साहब, चूंकि एक और बड़ा अहम मामला मैं चाहूंगी कि अब उस पर भी हम थोड़ी सी आपका तज्जिया ले लें। नेशनल एपिक्स कमेटी का एक्शन प्लान की जो एपिक्स कमेटी है उसका इजलास हुआ, उसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। जो गैर कानूनी यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनको कहा गया कि अपने अपने वतन वापस चले जाएं। 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है और इस सिलसिले में हम देख भी रहे हैं कि काम किया भी जा रहा है। ट्रक्स पे ऐसे अफगान जो यहाँ पर मौजूद थे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनको यहाँ से मुल्क से अब वापस भिजवाया जा रहा है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा का भी बयान आ गया और उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह से बेदखल करें इनको, और इस सिलसिले में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस सिलसिले को थमना चाहिए। पहले तो ये कितना बड़ा इक़दाम था, ये अच्छा इक़दाम था, और इसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो सामने आया बयान, उस सिलसिले में पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए मौक़िफ़? देखें, ये मामला आपका नहीं है। 32 साल हो गए हैं, अफ़गान इशू सेटल हो गया। जिस वजह से ये पैदा हुआ था वो ये था कि वहाँ इनकलाब सहराया था, उसको अमेरिका ने और इत्तेहादियों ने मिलकर नाकाम बनाया था और मुजाहिदीन की हुकूमत लेकर आए थे। अब ये जिम्मेदारी थी कि उसके बाद भी आप यहाँ पर बिठा रहे थे उनको, सारे के सारे जो आपके जिहादी आ गए थे, जो आपके बड़े बड़े तुरम खान आ गए थे, उनको यहाँ बिठा के रखते, फिर आपके शहरी इलाकों में आ जाते। मालूम हुआ कराची के दाखिली इलाकों में आकर बैठ गए हैं। मालूम हुआ कि जितना भी असले का कारोबार है, जितना भी मंशात का कारोबार है वहाँ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब हो रहा था, क्राइम भी हो रहा था। और आपने इनको कैंपों में रखने के बजाय शहरी आबादी में छोड़ दिया। शहरी आबादी में जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो ये सब कर रहे थे। तो क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये क्या यतीम खाना है आपका मुल्क जो है कि जनाब बर्मा से कोई भागा है यहाँ आ जाए, कहीं आसाम से भागा यहाँ आ जाए, श्रीलंका से भागा यहाँ आ जाए, फिलिपाइन से भागा यहाँ आ जाए, और किसी और मुल्क से भागा यहाँ आ जाए। तो ये तो ऐसा नहीं है ना, इस मुल्क को बंगाल से भागा यहाँ आ जाए, आपने पूरी आबादियाँ बना रखी हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। दुनिया में इमिग्रेंट्स जाते हैं, उनकी आबादकारियाँ भी होती हैं, अगर उनका कोई एक वक्त होता है, कोई लेजिटिमेट तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक होते हैं। लेकिन ये तो नहीं होता है ना कि आप अपनी आबादी की ज़रूरत के लिए चीज़ें आपके पास नहीं हैं,
आप बाकियों को सर्व कर रहे हैं और वो उनको दे रहे हैं कि जी हमारा ये बिजनेस ये आप संभाल लो, हमारा फलां बिजनेस आप संभाल लो, फलां बिजनेस आप संभाल लो। फिर इलीगल बिजनेस जो है ये बाकायदा एक बिजनेस है, मंशियात का एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये कैसे हो रहा है कि जनाब वहाँ पर फिर भी वो पापी की काश्त हो रही है, क्यों हो रही है? वहाँ पर अगर हीरोइन की फैक्ट्री चल रही है तो क्यों चल रही हैं? फिर उसके अंदर इस यहाँ पर इस्तेमाल होता है। हमारे एक ज़माने में 40 लाख से ज़्यादा नौजवान इसमें मुब्तला थे और अब भी हैं। तो आप क्या करेंगे उन बच्चों को जो हमारे इस काम में आपने उनको यहाँ रोजगार के मौके नहीं, बाहर से आकर लोग रोजगार ले रहे हैं, अपना जो भी तरीका कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, जो भी तरीका कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप समझते हैं अच्छा इनिशिएटिव था, उसमें अब यूएन को, मैं ये समझता हूँ यूएन को भी रियलाइज करना चाहिए गरीब मुल्क कितना बोझ बर्दाश्त करता है। बिल्कुल, किसी भी पड़ोसी मुल्क से 40 लाख बंदे आकर बैठ जाएं तो कैसे उस मुल्क को वो मुल्क बर्दाश्त करेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क पर इतना बोझ डाला जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी, हाँ हम भी इंसानी हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जो यहाँ रहता है वो इंसानी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा को उस शख्स से हमदर्दी नहीं होना चाहिए जो यहाँ रहता है? और यहाँ रहता है 1000 साल से, 2000 साल से, 3000 साल से, 5000 साल से जो यहाँ रह रहा है उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो जब 40 साल पहले आया, वहाँ से आया, उधर से आया, भाग कर आया, हमें उससे बड़ा प्यार है, बहुत मोहब्बत है, अक़वाम मुत्तहिदा को बड़ा प्यार है, हमें नहीं है। उनको सोचना पड़ेगा। आमिर ज़िया साहब, आपका टेक इस सारी सिचुएशन पे, एक तो ये इनिशिएटिव कितना अच्छा साबित होगा पाकिस्तान के लिए? पहली बात है कि ये जो महाजरीन का मसला है ये बड़ा पेचीदा मसला है और उसको हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। हमारे यहाँ जिस तरह से भी पेश किया जा रहा है उसमें मुझे एक वो रेसिस्ट स्लर नज़र आ रहा है कि आपका जो रेसिस्ट है ना, कि आप ये कह रहे हो कि जी अफगानियों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाने के वो इस मुल्क में तमाम जराइम में, दहशतगर्दी में, फला में मुलव्वस है। ज़ाहिर है कि होम ग्रोन क्राइम भी है, होम ग्रोन टेररिज्म भी है। तो ये एक, और क्योंकि उसमें वो महाजरीन भी है कि जिनका कोई इन जराइम से लेना देना नहीं है, उनका कोई दहशतगर्दी से लेना देना नहीं है, इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है एक जंगज़दा मुल्क के लोग आए हुए हैं। जंगज़दा तो वो आज भी है वो मुल्क, बिल्कुल। तो वो लोग आपने उसको पनाह दी हुई है। फिर हमें ये समझना चाहिए कि तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान बहुत अहम है और हमें ये भी समझना चाहिए कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे ख़िलाफ़ पहले ही वहाँ पर जो दुश्मन फोर्सेज हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी जो नई हुकूमत अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, हम उससे भी दूरियाँ पैदा कर लें। तो मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यकीनन हर मुल्क को अपना बॉर्डर कंट्रोल करना होता है, वीज़ा देना होता है, बिल्कुल करें। लेकिन जब आप मैसेजिंग करेंगे वो कैसी ऐसी ना हो कि उसमें यह लगे कि हम किसी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो गए और उसमें सबके हम तखसीस नहीं कर रहे हैं। जराइम पेशा में, दहशतगर्द में और एक आम मासूम आदमी में हमको तखसीस करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना, जराइम में मुलविस तो कोई कराची का शहरी भी हो सकता है, कोई लाहौर का भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो ये हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हमें दोस्त ममालिक की ज़रूरत है और पाकिस्तान को गुडविल क्रिएट करने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में, वरना बैकलैश आएगा हमारे ऊपर और वो चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। और मेरे ख्याल में इस बात के दराक हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी है, हमारी हुकूमत को भी है। और हमें ये समझना चाहिए कि देखें, ये एक जो फार राइट का बयानिया होता है ना, जो यूरोप में भी बड़ा मकबूल है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। अमेरिका में हम सुनते हैं, बरतानिया में, यूरोप में, और पूरा वहाँ पे लोग फार राइट इलेक्शन जीत रहे हैं इस मसले पे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के बारे में तासुर था कि दुनिया भर में सबसे रेफ्यूजी फ्रेंडली मुल्क है। अच्छा, ठीक है ना, और अरसे तक हमारी ये रहा। अब तो 40 लाख होते थे, तो 17 लाख रह गए। तो यकीनन उनको वापस मुल्क से जाना चाहिए। लेकिन एक जो आपने टारगेट रखे कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने में, ये जरा सा गैर हकीकी है। आपको एक हकीकत पसंद आना, उसमें आपको उन रेफ्यूजीज़ को इंसेंटिव भी देना होगा, जैसे माजी में दिया जाता था कि अगर आप वापस जाएंगे हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको आपकी आबादकारी के लिए। और इसके लिए आपको इंटरनेशनल डोनर्स की हेल्प की भी ज़रूरत होगी कि उसमें UNHCR आपके साथ मिले, जो दीगर ममालिक जिन्होंने बर्बाद किया अफगानिस्तान, सिर्फ हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है ना, वो तो रूस भी है, अमरीका भी है, अमरीका बहादुर ने, नेटो के तमाम ममालिक हैं। सर, अभी भी तो हम इतनी मुश्किलात उठा रहे हैं अफगानिस्तान की। वैसे आपको पता है जो बॉर्डर की जो सारी सूरत हाल है, और उसके बाद मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप क्या चाहते हैं, देखिए वो बॉर्डर में मजीद तलखियाँ आ जाएं, क्योंकि उसका रद्द-ए-अमल आएगा ना उसकी तरफ से। अच्छा, यहाँ पे बाज़ लोग जो हैं वो उस बात की बात करते हैं कि जी कोई कहता है हॉट परसूट होना चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान को ज़रा समझें तारीख को कि पिछली 2 सदियों में और इस सदी को मिलाकर कि 3 बड़ी एम्पायर्स को वहाँ पे शिकस्त हुई है। ठीक है ना, उनको उन पे डेजी कटर बम लोगों ने फेंक दिए, हज़ारों लाखों फेंक दिए, नेटो फोर्सेस ने 20 साल तक फेंके। तो मतलब है कि हमें जो बात गुफ्तगू शुनीद से हो सकती है उसके लिए गोली चलाने की ज़रूरत नहीं, जबकि आपके रिश्ते नाते हैं। हमारे पाकिस्तानी कबाइल और अफगान कबाइल एक जैसे हैं, एक ज़बान बोलते हैं। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तानी पश्तून में और जो अफगान पश्तून है, कैसे उसमें तख्सीस करेंगे आप?
तो उसके लिए गुफ्तगू की ज़रूरत होगी, उसकी होगी। और उसमें ये बात में लगाई साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर्स भी कंट्रोल करने, लेकिन ज़रा सा इंसान कहते हैं दिल रख कर, और लोगों की ये ना हो कि उनकी ज्यादती हो रही हो किसी के साथ, और ये ना हो कि हमारी पुलिस वाले जो है वो पता चला कराची में ऑपरेशन शुरू किया, उन्होंने भत्ता लेना शुरू कर दिया, सब लोगों के किसी का पर्स निकाल लिया, किसी को जेल में डाल दिया, फिर रिश्वत लेके छोड़ दिया। हुआ ही माजी में, दोबारा होने लगेगा। हमारे अपने जो जब ऑपरेशन ज़रब और उसके ज़माने में लोग डिस्प्लेस होकर आए तो उनको तंग किया गया था। इनखिलाफ फोर्स बना लें, सही इनखिलाफ फोर्स वो किसी आर्मी के कंट्रोल में दे दें, किसी भी कंट्रोल में दे दें, और वो फिर सारे इस काम को अंजाम दे। और जिस तरह से ये कह रहे हैं इसी तरह खुश असलूबी से अंजाम दे, प्यार से मोहब्बत से अंजाम दे। आप इस पर्पस के लिए पे ताव देने की काम नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप उठाकर फेंकने की बात नहीं है, किसी के पास कोई वैलिड रीज़न है यहाँ रहने के लिए, किसी के लिए भी हो, क्या हम उसको जवाब क्या बनाएंगे? मतलब एक शख्स जो आया है किसी ज़माने में बर्मा से या बंगाल से जो आया है, वो यहाँ पर अपना आकर यहाँ की सियासत को भी मैनिपुलेट करता है। सही। दुनिया में और होता है, ऐसा नहीं है। बरतानिया में हमारे बच्चे गए, उनको वोट का राइट था कि तुम्हें यहाँ आ गए हो, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोग हैं उनको वो वोट का राइट देते हैं कि जी आप वोट डालें अपने। देखिए प्राइम मिनिस्टर अब इंडियन ओरिजिन का आदमी है, स्कॉटलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, ठीक है ना, तो वहाँ तो जरा सा बिल्कुल यूरोप के तो मसले अच्छा। फिर ये कि हमारे यहाँ मसला दूसरा है, हमारे यहाँ मसला दूसरा है कि उनके पास वसाइल भी हैं और वो वसाइल जनरेट भी करते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग गए हुए हैं वहाँ पर वो प्रोटेक्टिव फोर्स हैं, हमारे यहाँ प्रोटेक्टिव फोर्स नहीं है, वो क्राइम फोर्स है ना। सही। जब हमारे पास एक क्रिमिनल फोर्स आ जाती है इमिग्रेंट्स की शक्ल में तो वो और ज्यादा बढ़ता है। तो हम कहते हैं कि ठीक है आप कम से कम ये जराइम तो रोकें, ये जो अड्डे बने हुए हैं इनको तो रोकें। कौन चलाता है? एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी मॉनिटर आप उनको अच्छी तरह करें। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहुत नुकसान पहुंचाती है पाकिस्तान में, जब स्मगलिंग दोबारा होती है उसको आपको ठीक करना है। मतलब यहाँ से गंदम की स्मगलिंग हो रही है, करेंसी की हो रही है, इन चीज़ों को बिल्कुल रुकना चाहिए, इन चीज़ों को। लेकिन इस तरह से कि उसके अंदर जो है इंटरनेशनल हमारे को कोई रद्द-ए-अमल ना आ रहा हो, तो बाकी लोग छेड़ेंगे। तमाम फैक्टर्स को देखना होगा मद्देनजर रखते हुए। ये बड़े एहसन तरीके से जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इस इनखला को आप यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का चाहता है कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।